Hello students and welcome back to our channel once again. So in today's video I'm going to discuss about the last 40 days strategy for your coming NEET examination. ये strategy आप अपने एम्स एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो इन 40 डेज को 60 डेज में कन्वर्ट करके. ओके सो गाइज आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो श्योरली आप अपने नीट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे. ये जो लास्ट के 40 या 30 डेज होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. चाहे आपने पूरे 2 साल पढ़ाई की है या फिर आप ड्रॉपर हो और आपने 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आपने इन 30 to 40 डेज़ के अंदर अच्छे से रिवीजन नहीं की तो आपकी पूरे सालों की मेहनत ख़राब हो जाती है. और अगर आपने पूरे सालों में अच्छे से नहीं पढ़ा लेकिन इन 30 से 40 डेज़ के अंदर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाता है. तो ये 2 फैक्ट्स हैं जो आपको अपने दिमाग के अंदर हमेशा रखने हैं और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है. कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो लास्ट 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी है इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूड करना है, वो है मेरी टेस्ट सीरीज़. मैंने इस चैनल के ऊपर फ्री टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी. आप सभी क्वेश्चंस पर डे में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ. टेस्ट आपका होता है पर डे अराउंड 30 से 40 चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जिसको आपको ऑनलाइन ही सॉल्व करना होता है. यूट्यूब की वीडियोस में ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड भी होते हैं उसके अंदर. ओके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ की सारी वीडियोज़ आपको पर डे मिलती रहेंगी जब तक आपका नीट और एम्स एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है. और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एज वेल एज बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा. लाइक का टारगेट है 200 लाइक्स. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं. आपको पूरे जो आपका नीट एग्जामिनेशन है उसके अंदर होते हैं 180 क्वेश्चंस. अब दिमाग के अंदर एक बात बिठा लेनी है कि ये 180 के 180 क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं. जो टॉपर होता है उसके भी 720 में से 720 नहीं आते हैं. इसका मतलब वो भी 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करके आता है. तो आपको भी ये प्रेशर दिमाग पर से हटा देना है कि आपको 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं. आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 150 क्वेश्चंस. ओके 150 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? 600 मार्क्स. नाउ ये 600 मार्क्स से कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है. वो कैसे होगा ये बताती हूँ. आप अगर 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके मिस्टेक्स भी होंगी और मिस्टेक्स के अंदर मैं मान के चल रही हूँ बड़ा अगर लूँ तो 10 क्वेश्चंस की मिस्टेक आपसे हो गई. याद रखिएगा मिस्टेक ज़्यादा नहीं करनी है. जिस क्वेश्चन में श्योर नहीं हो, लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर श्योरिटी नहीं आ रही है आपको, उसको स्किप कर देना. अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास पूरे 30 क्वेश्चंस का मार्जिन है कि आप 30 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो. ओके तो समझ लो आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए. 10 क्वेश्चन गलत हुए विच मीन्स आपके 50 मार्क्स यहाँ से चले गए. ओके तो 600 में से आप 50 मार्क्स हटा दो, आपके टोटल हो जाएंगे 550 मार्क्स. और श्योरली 550 to 540 जितने भी मार्क्स आपके आते हैं 540, 550, 560 ये सभी बहुत अच्छा स्कोर होते हैं. चाहे किसी भी स्टेट में आप हो आपका सेफ स्कोर है. आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा गवर्नमेंट कॉलेज में. प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हो. ओके तो 550 के अंदर आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा. आपको पता चल गया कि आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. अब बात आती है कि भाई आपको 180 में से 150 अटेम्प्ट करनी है ये आपको पता है, लेकिन वो 150 के बाद जो 30 क्वेश्चंस बचते हैं वो कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं? ओके कौन से वो क्वेश्चंस होंगे जिनको आप छोड़ सकते हो? ठीक है इसको स्किप कर सकते हो. तो ये जो वो 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 15 क्वेश्चंस तो वो होंगे जो कि उन चैप्टर में से होंगे जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किए. तो भाई जिस तरफ आपने देखा ही नहीं था प्रिपरेशन के टाइम तो उसके क्वेश्चंस को आप सोच भी क्यों रहे हो, वहाँ पर टाइम भी क्यों वेस्ट कर रहे हो? जैसे ही आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो आपका आ गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस पर्टिकुलर चैप्टर से और आपने इस चैप्टर को तो पढ़ा ही नहीं. ठीक है अगर आपका ये 15 जो क्वेश्चंस हैं ये आ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किसी
पर्टिकुलर टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन आ गया है 15 क्वेश्चन में से, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन आपको पता है कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो किया ही नहीं था, तो उस एक क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये 15 जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं ये कौन से होते हैं, ये होते हैं वो टफ लेवल वाले क्वेश्चन जो कि लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 रैंक को डिसाइड करते हैं। अराउंड पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 7 से 8% ऐसे 15 यानी कि 7 से 8% क्वेश्चन होते ही हैं, टफ होते हैं, जो कि एक एवरेज बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। और वो एवरेज बच्चा सॉल्व क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो उसने चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं किए थे वो उन क्वेश्चंस को भी, उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर अपना टाइम बचाकर, जो उन्होंने चैप्टर प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, उनको वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे क्वेश्चन को, उसको वो तुरंत चलो भाई स्किप करते हुए, चलो भाई हमने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो हम इसके क्वेश्चन क्यों सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि हमसे होंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो वहाँ पर गलतियाँ होंगी। तो उस पार्ट को स्किप करके आप आ सकते हो इस टफ वाले पार्ट पे, और हो सकता है कि आपने वो जो बाकी के चैप्टर्स प्रिपेयर किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं, और उनमें से जो ये टफ वाले क्वेश्चन है उनमें से कोई 2-3 क्वेश्चन आपसे हो जाए तो आप वहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया कि आपको 30 क्वेश्चंस कौन से स्किप करने हैं। ओके, नाउ अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि हाउ टू रिवाइज फुल सिलेबस। पूरा सिलेबस इस 40 डेज के अंदर आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ जान लो कि आपके पास है 3 सब्जेक्ट, बायो, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। नाउ इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मैं एक साथ लेती हूँ, ओवरऑल सब्जेक्ट्स को लेती हूँ, तो इसके अंदर आपके पास कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसके बारे में आप फुली कॉन्फिडेंट हो, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। समझ लो आपको प्लांट फिजियोलॉजी, आपको जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एज वेल एज आपकी जो रिप्रोडक्शन यूनिट है ये आपको बहुत अच्छे से आती है, और आपको आपकी बायोटेक यूनिट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो आप कैसे इस चीज़ को एनालाइज करोगे कि देखिए आपको रिप्रोडक्शन एज वेल एज आपकी जेनेटिक्स वाली यूनिट बहुत अच्छे से आती है, कॉन्फिडेंट हो उस यूनिट के बारे में, तो आपको उसको कैसे रिवाइज करना है, आप डायरेक्टली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो, रिवाइज मत करो, क्योंकि आप उसके बारे में फुली कॉन्फिडेंट हो, आपको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करोगे कुछ मिस्टेक ऑब्वियस सी बात है होंगी, ज़रूर होंगी, उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और वापस से उन मिस्टेक्स को रिवाइज करना है कि अगली बार आपसे वो मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उन चैप्टर्स की जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो। अब आते हैं उन चैप्टर्स की बात करते हैं जिसके बारे में आप थोड़े कंफ्यूज हो। लेके चलते हैं बायोटेक की यूनिट। आपको बायोटेक आती भी है, जिसको आप कच्चा पक्का बोलते हो, ठीक है, कि मेरे को आती भी है यूनिट और ये यूनिट नहीं भी आती है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसको आपको क्या करना है, पहले इस यूनिट को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। और पूरी तरह से प्रिपेयर करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भाई कम से कम 7-8 दिन लगा दो उस पूरी यूनिट के अंदर, नहीं, आपको क्विक रिविजन करना है, ठीक है, जल्दी से रिविजन करना है और वापस से अपने पुराने वाले फंडा पे आ जाना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके उसके अंदर एनालाइज करनी है मिस्टेक और अगले दिन वापस से रिवाइज करना है। मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको डेली शेड्यूल भी बताऊंगी कि आपको डेली किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आते हैं तीसरी पार्ट क्या होगी इस पूरे तीनों सब्जेक्ट के अंदर। एक तो कॉन्फिडेंट हो गया कि जिस चैप्टर के बारे में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, आपकी बिल्कुल सही होंगे इसके क्वेश्चन। दूसरा कंफ्यूज, सही हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, उसको कैसे रिवाइज करना है। लास्ट आता है सबसे डिफिकल्ट जो आपको चैप्टर्स लगते हैं। समझ लीजिए आपको जो आपकी इकोलॉजी है वो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। समझ लीजिए आपकी कोई यूनिट है, आपकी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, कोई भी एनिमल किंगडम हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि एनिमल किंगडम में ना पहले बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे, बट अब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं, तो आपको एनिमल किंगडम के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ना चैप्टर, उनको सबसे पहली बात, अगर वो 3 से 4 चैप्टर, ठीक है, 3 से 4 ही चैप्टर होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगते होंगे पर सब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, उनको छोड़ोगे। 98 सब चैप्टर्स हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के मिला के, तो भाई ये तो 98 चैप्टर्स तो किसी को भी नहीं आते होंगे, ठीक है, एक टॉपर को भी 98 चैप्टर्स नहीं आते फुल। उसके भी रिवीजन के टाइम पे जब वो पढ़ रहा था, प्रैक्टिस के टाइम पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो स्किप होते ही हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स हैं, ये 3 से 4 चैप्टर हैं, इनको आप सबसे पहले जाते हो स्किप कर दो। लेकिन अगर आप स्किप नहीं करना चाहते, आप सेफ साइड पर रहना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसके सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, ठीक है, सिर्फ बेसिक्स अपने क्लियर करो। और बेसिक्स क्लियर करने के बाद एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इजी लेवल का क्वेश्चन आता है इन डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स में से, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको रिवाइज कैसे करना है अपना पूरा सिलेबस। उसके बाद आपको हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर योर
शॉर्ट सिलेक्शन, कि अगर आपको सिलेक्शन अपने नीट एग्जामिनेशन के अंदर चाहिए ही चाहिए, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। अगर आपको 550, मैंने आपको पहले भी कहा था 550, 540, 560 इज द सेफ स्कोर फॉर एनी स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है। तो इस स्कोर को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बायोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट 300 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे। इससे कम करोगे तो आपको उस मार्क्स को बैलेंस करना होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो कई मैंने देखा है नीट के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए बायोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, तो वो मैं तो यहाँ पर सिर्फ 300 मार्क्स लेकर चल रही हूँ, लेकिन वो बच्चे क्या लेकर चलते हैं कि 330 प्लस लेके आएंगे, 350 प्लस लेके आएंगे, और जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितने क्वेश्चन आपको दिए, उससे आप ऑलरेडी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 340 350 प्लस तक आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाई है। अगर अभी भी ऐसा कोई यूनिट है जो आपको नहीं आती है और आपको लाइन बाय लाइन समझनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर्स की एनसीईआरटी वाइज आपके लेक्चर्स एक्सप्लेन्ड है, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है। ओके, तो आपको बायोलॉजी के अंदर 300 प्लस स्कोर करना है। 300 प्लस कैसे स्कोर होगा, जब आप 80 क्वेश्चन, 90 में से 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, और 80 में से उसके बाद बायोलॉजी के अंदर एक चीज़ जान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जो आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो आप उसको छोड़कर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, 150 प्लस मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। उसके बाद कितने 150 मार्क्स अगर स्कोर करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और 40 क्वेश्चन के बाद जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है, 3 से 4 5 जो क्वेश्चन है आपके, वो टफ होंगे। आपकी मर्जी है, आपको वो आते हैं तो आप ज़रूर उनको करिएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है उसके अंदर तो आप उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका मार्जिन अभी भी सेफ है। उसके बाद आते हैं सबसे डिफिकल्ट, सबके लिए जो भूत है वो है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपको, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 100 मार्क्स बोल रही हूँ, 100 मार्क्स प्लस 100 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करके चलना है, और 100 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और उसके बाद सिर्फ लास्ट ईयर ही हुआ था ऐसा कि 6-7 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ उम्मीद की जा रही है, होप की जा रही है कि 4 से 5 क्वेश्चन ही टफ आएंगे। ओके, सो वन मोर थिंग, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है और आपकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, आप केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 100 प्लस ही स्कोर कर पाओगे, लेकिन फिजिक्स के अंदर आप 160 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि अगर आप केमिस्ट्री में वीक हो तो आपको उस वीकनेस को फिजिक्स के अंदर अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। फिजिक्स के अंदर आपको 100 से ज़्यादा स्कोर करना होगा। अगर आप बायोलॉजी के अंदर थोड़े से वीक हो, आप 300 प्लस नहीं स्कोर कर पा रहे हो, तो आपको उस कमी को कहाँ पूरा करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। अगर आप इसके अंदर 280 ही स्कोर कर पा रहे हो, तो वो जो 20 मार्क्स हैं वो आपको कैसे लेने हैं, 10 मार्क्स फ्रॉम केमिस्ट्री, 10 मार्क्स फ्रॉम फिजिक्स। तो इस तरीके से आपको कोप अप करना आना चाहिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक हो तो दूसरे सब्जेक्ट को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। ओके, ये आपकी एग्जाम टाइम की कुछ स्ट्रैटेजी हो गई, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद आते हैं आपका आपकी डेली रूटीन। आपकी डेली रूटीन क्या होगी अब आने वाले 40 डेज, या फिर अगर एम्स के लिए मैं कहूँ तो आने वाले 60 डेज के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 7 से 8 घंटे की आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको नींद को क्रैक करना है तो आपको 3 से 4 घंटे की नींद चाहिए, नहीं, आप उठ तो जाओगे 3 से 4 घंटे के अंदर, लेकिन आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होगा, वो थका हुआ होगा। तो आपको मिनिमम 7 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। दिन में भी आप 1-2 बार नैप ले सकते हो 20 to 25 मिनट्स का, दैट्स वेल एंड गुड, आपके माइंड को वापस से फ्रेश करने के लिए, लेकिन ज़्यादा दिन में नहीं सोना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि 7 से 8 घंटे की आपको स्लीप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना है। अभी आपके पास ना ही कोई स्कूल जाना है, आपको ना ही कहीं कोचिंग जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, तो आपको 4 घंटा पर सब्जेक्ट देना होगा। ठीक है, आपको टोटल 12 घंटे पढ़ना होगा पर दिन। ये भी मैंने बहुत कम बोला है, लेकिन आपको लेकर ज़रूर चलना है। एक और चीज़ कि आपको हमेशा, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि आपको जो कॉन्फिडेंट हो आप जिन चैप्टर्स के बारे में, उनको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनालाइज करनी है मिस्टेक, और उन मिस्टेक को वापस से रिवाइज करना है कि अगली बार वो मिस्टेक ना हो। तो ये रिवाइज करने का टाइम कहाँ से निकालोगे, कब रिवाइज करोगे? वो रिवाइज करोगे आप सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठकर। आप समझ लो आप उठ गए 5 बजे, उठ गए 6 बजे, उठ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करना है, और एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आपको, आपने कल जितनी भी मिस्टेक की थी एक पर्टिकुलर
सेट के अंदर, पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वो सभी आपको रिवाइज कर लेनी है। तो ये हो गई आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर डेली रूटीन। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैंने बोला है 4 घंटा पर सब्जेक्ट आपको देना है, तो आपको डेली यहाँ पर 4 घंटे देने हैं पर सब्जेक्ट, यानी कि 12 घंटे आपको देने हैं तीनों सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन 12 घंटे एक साथ नहीं देने हैं, यानी कि 4 घंटे अगर आप बायोलॉजी को दे रहे हो तो एक साथ 4 घंटे की सिटिंग नहीं लगानी है। इन 4 घंटों को आपको ब्रेक डाउन करना है इन 4 पार्ट्स। ठीक है, एक एक घंटे के आपको स्टडी ब्रेक के अंदर इसको डिवाइड करना है। तो 60 मिनट की आपकी स्टडी होगी और 5 मिनट का ब्रेक होगा। 5 मिनट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, माइंड को फ्रेशन अप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आसपास किसी से बात कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि अपने ऑफ टॉपिक ना जाओ। ऑफ टॉपिक जाओगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे अपने इस पर्टिकुलर गोल से, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो याद रखिएगा, लॉन्ग आवर स्टडी नहीं करनी है, स्मार्टली स्टडी करनी है। अगर 4 घंटा आपको एक सब्जेक्ट को देना है तो वो 4 घंटे 4 पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। 3 घंटा किसी सब्जेक्ट को देना है तो 3 घंटे 3 पार्ट में डिवाइड होने चाहिए, और उसके अंदर 5 से 8 मिनट का ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी पढ़ने बैठो अपने पास एक वाटर बॉटल लेके ज़रूर बैठो, ताकि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो, ताकि आपका माइंड जो है वो हाइड्रेटेड रहे। और अगर आपका माइंड हाइड्रेटेड होगा तो वो थकेगा नहीं जल्दी, और आपको जल्दी से उस स्टडी टेबल से उठने के लिए वो नहीं बोलेगा। ओके, नाउ ट्राई टू कवर जो आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, मैंने कहा था 4 घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए पर सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट आपको आपके लंच टाइम 2 बजे से पहले पहले कवर कर लेने हैं। अब 2 बजे से पहले कवर करने के लिए क्यों कह रही हूँ, बिकॉज 2 से 5 जो है वो होगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम, क्योंकि आपका इस बार नीट जो है वो 2 to 5 के टाइम स्लॉट में ही डिवाइड हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। ना ही तो आपको इस टाइम में पढ़ना है, ना ही तो आपको इस टाइम में खाना खाना है, ना ही आपको इस टाइम में कोई म्यूजिक सुनना है, ना ही इस टाइम पे सोना है। 2 से 5 बजे के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करोगे। आपको कैसे करने हैं, बायो के अंदर आपको 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिसके अंदर आप कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, एनसीईआरटी से करोगे, प्लस आपकी एमटीजी जो फिंगर टिप्स है उससे करोगे। फिजिक्स के अंदर आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज़रूर करिए। उसके बाद फॉर केमिस्ट्री आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, 30 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट क्रिएट होगी इन 40 डेज के अंदर। शुरू के 5-6 दिन के अंदर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन उसके बाद आपकी हैबिट क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको बायो में 90 करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन ईच करने हैं। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट तो आप 2 बजे से पहले कर चुके थे, और 2 से 5 के बीच में आपने सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आपको रात में एट नाइट आपको जो आपका 3rd सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट बच गया था, आपको उसको रिवाइज करना है, उसकी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि भाई आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त क्या मिस्टेक की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जो आपके तीनों सब्जेक्ट की जो भी मिस्टेक निकली उनको आपने कलेक्ट किया, उनको आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जो आपका वीकर पार्ट रह गया था, जो आपने मिस्टेक कर दी थी, उसको आपको रिवाइज कर लेना है। और यही साइकिल आपकी कंटिन्यू रहेगी फॉर नेक्स्ट 40 डेज फॉर योर श्योर सिलेक्शन। अगर कोई बच्चा इस पूरे प्लान को फॉलो करता है तो मैं गारंटी लेती हूँ कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी एक स्टेप मिस करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से सिलेक्शन करोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, तो तीनों में ही आपको स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। और कितना स्कोर करना है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और वन मोर थिंग, आप मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली हैं, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट वाले जो MCQ होते हैं, NCERT बेस्ड प्रीवियस ईयर MCQ होते हैं, वो सभी चैप्टर वाइज मैं आपको इस चैनल के अंदर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपको पर डे एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। अगर आपको टेस्ट का शेड्यूल देखना है तो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जाकर आप टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हो। वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ कि किस दिन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर का आपका टेस्ट होने वाला है। रोज शाम को 5 बजे आपका टेस्ट हुआ करेगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। विद दैट सेड गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी डाउट है वहाँ पर भी पूछ सकते हो। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, चाहे किसी भी तरीके का हो, स्टडी से रिलेटेड, आपके डिप्रेशन से रिलेटेड, अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई यहाँ पर आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट ना पड़े, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करूँ और आपको वापस से ट्रैक पर लेकर आऊँ कि आप वापस से स्टडीज जो है वो शुरू कर दो। ओके गाइस, सो विद दैट सेड, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है। लाइक का टारगेट है 250 लाइक्स, प्लीज कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।